नमस्कार, आदाब साथियों। डीबी डायलॉग में आपका स्वागत है। देश में जो घटनाएं हो रही हैं एकदम एक फास्ट फॉरवर्ड फिल्म की तरह खट 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 एक एक घटनाएं हो रही हैं। महुआ मोइत्रा घसीटा जा रहा है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद जेल चले गए, उसके पहले पत्रकारों पे छापे, उनसे पूछताछ। इन घटनाओं में एक और घटना घटी है और वो है बिहार का जातिवार सर्वे। और कांग्रेस के द्वारा और दूसरी पार्टियों के द्वारा, इंडिया गठबंधन की तमाम घटक दलों के द्वारा जातिवार सेंसस की डिमांड। इस फास्ट फॉरवर्ड फिल्म में ये एक स्टिल फ्रेम है जो देश की राजनीति को एक नई दिशा देगा। क्या ये मंडल 3 होने जा रहा है? अगर हम कहें कि मंडल 1 जो था वो वीपी सिंह ने किया आरक्षण नौकरियों में ओबीसी सेक्शन का, और उसके बाद अर्जुन सिंह जी ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी का आरक्षण किया। और अब अगर ये जातिवार सर्वेक्षण जब इम्प्लीमेंट होगा, जब नीतियों में आएगा, जब इसके आरक्षण के फॉर्मूले बदलेंगे, उसका अनुपात बदलेगा, तो एक नया विमर्श, नई राजनीति देश में जन्म लेगी। और इस पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भारत जोड़ो अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव जी हैं। नमस्कार। और योगेंद्र जी से आप सब परिचित हैं, बुद्धिजीवी हैं, सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, लेखक हैं, पत्रकार भी हैं। तो योगेंद्र जी का लंबा अनुभव डेटा क्रंचिंग में, समाज को समझने में, उसके जो जिसको अगर कहा जाए कि ये समाज का एमआरआई और एक्सरे है, तो योगेंद्र जी उस एमआरआई और एक्सरे को डीकोड कर सकते हैं। और आज इसीलिए हम योगेंद्र जी के पास आए हैं। योगेंद्र जी, पहला सवाल, जातिवार सर्वेक्षण आ चुका है बिहार का, रिएक्शन मोदी जी का भी आ गया कि कांग्रेस जो है वो उसको उन्होंने माइनॉरिटी के साथ जोड़ दिया, लेकिन उसके मूल सवाल पे नहीं गए। सवाल बहुत बड़ा है और 1931 में आखिरी बार ये जातिवार सर्वेक्षण सेंसस हुआ था और उसी के आधार पर मंडल कमीशन या आरक्षण की व्यवस्था हुई थी। उसके बाद सब कुछ अंधेरे में था। देश का बंटवारा भी हो गया, पॉपुलेशन इधर से उधर हो गई, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। देश में 1931 में ट्रांसपोर्टेशन का, डेटा मैनेजमेंट का, डेटा के एनालिसिस का उतना अच्छा व्यवस्था नहीं थी। अब जो डेटा आया है तो उसके मायने क्या हैं, जो बिहार सर्वेक्षण है, क्योंकि उसने सारे कुछ उलट पलट कर दिए। जो भ्रांतियां थी, जो अब तक की मान्यताएं थी। तो हम आगे बढ़ें, इसके पहले ज़रा डिकोड कीजिए कि बिहार का ये सर्वेक्षण कहता क्या है, इसके मायने क्या हैं। आपने बहुत अच्छा मिसाल लिया ये एमआरआई और एक्सरे का। दरअसल इस समाज का एक्सरे एमआरआई है और इसलिए सब हम आराम से इस सारी सूचना को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। वो जो हमें इस एक्सरे से पहले ही पता थी, जिसमें इसने थोड़ा सा मामूली सा इजाफा किया है। वो सूचना जो पता नहीं थी, पहली बार इस सर्वेक्षण से आ रही है। और वो जो अभी इस सर्वेक्षण से भी नहीं मालूम हुई, बाद में मालूम होगी इसी सर्वेक्षण का जब दूसरी इंस्टॉलमेंट आएगी तब। जो चीज़ें पता थी, आमतौर पे ऐसा इंप्रेशन है कि 31 के बाद से जातियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बात सच नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का संख्या हमेशा हर जनगणना में की जाती है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना साहब जाति के बारे में कोई बात नहीं होती, 31 के बाद से अंग्रेज़ों ने किया था, ना भैया, हर बार होती है। अनुसूचित जाति जनजाति की ना सिर्फ ग्रुप के तौर पे गणना होती है, बल्कि प्रत्येक जाति, कितने गौंड, कितने संथाल, कितने मुसहर, कितने पासी, कितने जाटव, बाकायदा इसकी गिनती और इसका पूरी प्रोफाइलिंग हर बार की जाती है। पिछले 12 साल से हुई नहीं थी क्योंकि 2011 के सर्वेक्षण के बाद नहीं हुई। तो वो तो अगर होता तो मिल जाती सेंसस में, चूंकि नहीं हुआ, इस सर्वेक्षण ने वो बात बता दी है। और वो ये कि बिहार में दलित और आदिवासी बहुत थोड़े हैं बिहार में, केवल 1.25% थे, वो 2.25% हो गए हैं। दलित समाज की आबादी भी बढ़ रही है और समाज में उनका अनुपात भी बढ़ रहा है। कोई
16% से बढ़ के कोई 19.5% हो गए, तो बहुत बड़ी छलांग है दलित आबादी के अनुपात में। मुस्लिम आबादी बढ़ी है लेकिन उस अनुपात में नहीं, सबसे तेज़ी से दलित आबादी बढ़ रही है। और उसका कारण ना कोई जनसंख्या, फैमिली प्लानिंग इत्यादि है, मोटे तौर पे 2 कारण हैं। जो सबसे गरीब लोग होते हैं उनकी आबादी सबसे ज़्यादा बढ़ती है, और दूसरा माइग्रेशन। बिहार का जो संपन्न, सबल और तगड़ा है और अगड़ा है वो बिहार छोड़ छोड़ के जा रहा है, और जो कमज़ोर है, गरीब है, वो दिहाड़ी की मजदूरी के लिए चला जाता है, 6 महीने के लिए चला जाता है, वापस आ जाता है, वो बिहार में ही है। तो जाहिर है वो परिवार होगा। दूसरा जो सूचना हमें पहली बार इस सर्वेक्षण से मिली है, बिहार की जाति संगणना से, जो पहले ऑफिशियली नहीं थी, और वो है कि इसमें ओबीसी की संख्या कितनी है। मज़े की बात यह प्रशांत जी कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जहाँ किसी वर्ग विशेष के लिए आप विशेष कानूनी प्रावधान करते हैं लेकिन उसको गिनते नहीं हैं। मतलब इस पाखंड का मैं कहीं अर्थ ही नहीं समझ पाया। मलेशिया में है विशेष अवसर की नीति, अमेरिका में है, दुनिया के तमाम देशों में है, ये साउथ अफ्रीका में है, लेकिन पहला कदम ये होता है कि आप गिनते, इनफैक्ट पहले आप गिनते हैं उनको, उसके बाद उनके लिए प्रावधान करते हैं। यहाँ प्रावधान आपने 1990 में कर दिया और गिनती आज तक नहीं हुई है, और वो कुछ एक मिथक सा आंकड़े का चला आ रहा है, 52%। कहाँ से एग्जैक्टली आया लोगों को पता भी नहीं है, और सब मान लेते हैं देश भर में 52%। अब हमें पता है कि बिहार में 63% है। क्या मुझे हैरानी हुई? बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो सर्वे करते रहे हैं, दूसरे सर्वेक्षण जो एनएसएसओ का सरकारी सर्वेक्षण है, सीएसडीएस में जब मैं था तब हम करते थे, हमारा अनुमान 60-61 के करीब था, ये 63 आया है। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके भीतर पिछड़े और अति पिछड़े, ये जो 2 समुदाय हैं, उनका अलग अलग आंकड़ा हमारे पास है। अब हम जानते हैं कि पिछड़े 27% हैं, अति पिछड़े 36% हैं। और देखिए, राजनीति सोशल साइंस से आगे चलती है। ये कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला था बिहार में, जिसने 12% पिछड़ों के लिए रिजर्व किया था और 18% अति पिछड़ों के लिए। इसका मतलब है जो बात इस देश के सोशल साइंटिस्ट को पता नहीं थी, वो कर्पूरी ठाकुर को पता थी। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले पता थी उनको ये बात, तो वो पता लगा है। ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए ये है कि जो इसका हिंदू अगड़ा समाज, जो दरअसल सबसे तगड़ा समाज है, शिक्षा की दृष्टि से, सामाजिक वर्चस्व की दृष्टि से, जमीन की दृष्टि से, आर्थिक अवसरों, नौकरी की दृष्टि से, रिप्रेजेंटेशन की दृष्टि से, हर दृष्टि से उस समाज की संख्या क्या है। बार बार लोग कहते हैं कि जाति सर्वेक्षण इसलिए होना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि पिछड़ों का पिछड़ापन कितना है, लेकिन सतीश देशपांडे जो समाजशास्त्री हैं वो बार बार हमें कहते हैं नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। जाति सर्वेक्षण इसलिए होना चाहिए कि हमें पता लगे कि अगड़ों का विशेषाधिकार कितना है, और ये बात इससे निकल के आती है। बिहार की 4 बड़ी जातियां हैं जिनका काफ़ी वर्चस्व रहा है: ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ। ये मिला के एक तो खैर बिल्कुल मिथक की छवि है। मिथक की छवि ये कि इस देश के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ ऐसा एक हमारे मन में चला आता है, और उससे कहीं एक छवि बनती है कि चारों 1/4 होंगे। बिल्कुल बकवास है ये छवि, लेकिन कहीं ना कहीं इन छवियों की बड़ी भूमिका होती है बनाने में। एक तो ये छवि कि 75% तो ये होंगे, बाकी 25% पे सारे शूद्र होंगे। अब पता लगता है कि ये जो जिन्हें शूद्र कहा जाता था वो 84% हैं, और बाकी जो हैं वो 15% हैं। दरअसल 15 भी नहीं है, 15.5% तो जनरल कैटेगरी है, जिसमें मुसलमान, शेख सैयद मुसलमान भी शामिल हैं। लेकिन अगर आप केवल इन 4 जातियों का, हिंदू अपर कास्ट की ये जो 4 जातियां हैं, इनको देखें, ये मिला के 10.6% हैं। ये मेरे लिए भी शौक है। मैं सर्वे करता रहा हूँ, इन आंकड़ों को देखता रहा हूँ। अगर ये आंकड़ा आने से पहले आप मुझसे पूछते तो मैं कहता 15-16 के करीब होंगे। अनुमान हम सबका ये था कि बिहार में ब्राह्मण 5% हैं। मतलब ये है कि योगेंद्र जी की पर्दा उठ गया, और आपको अब समझ आया कि वो कौन थे जो कह रहे थे कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे कि इसके आंकड़े नहीं आने चाहिए, और मैं बार बार कहता था कि भैया, सुप्रीम कोर्ट फिर गए हैं। मैं बार बार कहता था कि भैया एक्सरे हो रहा है, आप कहिए कि एक्सरे के बाद बहस कीजिए कि इसके बाद प्लास्टर लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, दवाई से काम चल जाएगा, ऑपरेशन चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन एक्सरे नहीं होना चाहिए, ये कहना तो बड़ा विचित्र बात है।
अब समझ आता है, क्योंकि कोई व्यक्ति, आप अस्पताल के सामने खड़े हैं, हाथ सूजा हुआ है और वो आदमी कह रहा है कि एक्सरे करवाना है, और 3 आदमी घेर के खड़े हैं कि नहीं एक्सरे नहीं होने देंगे। मतलब ये है कि उसे भी पता है कि एक्सरे में क्या निकलेगा, और उसे पता है कि अगर एक्सरे में फ्रैक्चर निकला तो इस आदमी को अगले 1 महीने की छुट्टी देनी पड़ेगी, और वो छुट्टी मेरी उससे जाएगी। खेल यही है। दरअसल इसके पीछे पूरा एक विशेषाधिकारों को बचाए रखने का एक खेल है। और सतीश देशपांडे यही बात बार बार कहते रहे हैं कि दुनिया में जिस वर्ग का वर्चस्व होता है वो अदृश्य रहना चाहता है। राजनीति को योगेंद्र जी यही 10% कंट्रोल करता है, मीडिया को कंट्रोल करता है। 90% से ऊपर मीडिया संस्थानों में यही लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में है। मैं एक मोटा एग्जांपल दूं कि एक अगर उठा लें जो कि पूरी पतीली में चावल कितना पका हुआ दिख जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 50 के ऊपर है, 54 शायद हैं। उन 54 या 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कुल 4% प्रोफेसर हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जिनकी संख्या अब बिहार में 63% आ रही है। और इसको अगर आप जक्सटापोज करेंगे तो भारत में भी 52% नहीं होगी, ज़्यादा ही निकलेगी, काफ़ी ज़्यादा निकलेगी अगर इसको पूरे देश को अगर इसमें किया जाए। तो ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि रिप्रेजेंटेशन का सवाल, ये सवाल अब उठेंगे और ये सवाल उठते रहे, लेकिन अब तो सवाल उठने का एक आपके पास सबूत है, एक एक्सरे है, एक MRI है। अब दूसरी चीज़ ये कि आप अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, कुछ देशों का भी आपने जिक्र किया, अफर्मेटिव पॉलिसीज़ का। जी। अब 52% के हिसाब से 26% OBC को आरक्षण, 27%। अब वो 27% आरक्षण अब 63% अगर आ रहा है तो वो क्या होगा? एक बात, एकमात्र ऐसा प्रजाति है भारत में या दुनिया में कि जिसकी जितनी आबादी में प्रतिशत है उतना ही आरक्षण है, EBC। 10% सुप्रीम कोर्ट ने EWS सॉरी, अब वो EWS में 10% है सवर्णों का, अपर कास्ट का, और 10% ही उनकी आबादी है। तो बाकी लोगों को तो आप आधे में गिन रहे हैं कि जितनी आबादी उसका आधा आरक्षण। अभी महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया, 33% है, महिलाओं की आबादी 49% या 50% है, आधी आबादी है, 33% है। तो ये हिंदू अपर कास्ट के जो 4 जातियां हैं उनका ये 100% कितना उचित है, इस पे सवाल उठने चाहिए अब। जी, सवाल हैं, उठेंगे। इससे पहले मैं वो एक इससे जुड़ी हुई बात बता दूं। मैंने कहा था एक तीसरी चीज़ है जो अभी भी हमें मालूम नहीं है, और वो ये है कि अभी इस सर्वे की, इस बिहार के कास्ट सेंसस की केवल पहली किस्त जारी की गई है, जिसमें केवल इतना बताया गया है कि किस जाति का जनसंख्या में कितना हिस्सा है। असली डेटा अभी आना बाकी है, जो मेरा असली MRI है, समझिए एक्सरे आया, MRI अभी नहीं आया है, और वो ये है कि किस जाति के कितने प्रतिशत ग्रेजुएट हैं, किस जाति के किस व्यक्ति के पास कितने 4 व्हीलर हैं, कार कितने के पास है, किस जो लाल बेगी है, सुरजापुरी है, ये सब मुसलमान दरअसल अशरफ की जो 4 जातियाँ उनका 3% आया, 3-3.5% है। उसमें देखिए शेख का आया, लेकिन शेख भी 2 तरह के हैं, तो मैं क्लियर नहीं हूँ उसके बारे में, लेकिन कुल मिला के 3-3.5% है। 17.7% मुसलमान हैं, जिसमें से शायद 3.7% निकलेंगे अशरफ, और बाकी 14% है पसमानदा। तो पसमानदा की राजनीति मजबूत होगी, अंततः अति पिछड़े की राजनीति मजबूत होगी, और सामाजिक न्याय की नीतियों को और सामाजिक न्याय की राजनीति को अब इन मजबूर होकर इनकी तरफ देखना पड़ेगा। तो ये केवल अगड़े पिछड़े का मामला नहीं है, पिछड़े में भी अगड़े पिछड़े का मामला है, मुसलमान में भी अगड़े पिछड़े का। योगेंद्र जी, राजनीति पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि राजनीति में इमीडिएट जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनमें क्या होगा, राजनीतिक पार्टियों का स्वरूप कैसे बदलेगा, टिकट बांटने का मैथमेटिक्स क्या बदलेगा, ये जो बंद कमरे में टिकट बांटे जाते हैं वो कैसे बटेंगे, और बीजेपी इससे विचलित क्यों है, ये सब सवाल आपसे आएंगे। एक अभी जो एकदम इमीडिएटली सवाल आ रहा है कि ये जो अब आ गया जातिवार सर्वे,
ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो दो हिस्सों में, एक तो पहली चीज़ तो आरक्षण, पहला चीज़ जो है वो नौकरियों में आरक्षण, शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण, वजीफ़ों में आरक्षण, ये आरक्षण का जो रेशियो है बदलेगा। और दूसरा कि जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ हैं, डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ के बारे में तो जो आप कह रहे हैं कि सेकेंड स्टेज पे जो सर्वे आएगा वो शायद ज़्यादा मदद कर पाए, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा आरक्षण का मामला इस जातिवार सर्वेक्षण से। दो बातें, पहला तो ये कि कुल मिला के पिछड़ों के लिए जो आरक्षण है बिहार में 30% से थोड़ा अधिक है, 18% है अति पिछड़ों के लिए, 12% पिछड़ों के लिए, और पिछड़ी महिलाओं के लिए अलग से शायद 2% का कोटा है, तो वो है। मगर अब जब 63% है तो फिर तो कहा जाएगा कि साहब इसका क्या किया जाए। ये तो बड़े तरह से आप जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहती ये बातें, इसलिए मैं सामान्य बातें जो आपको पता होंगी दोहरा रहा हूँ कि अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या निकलती है उसके अनुपात में उनका प्रोपोर्शन बढ़ा दिया जाता है। अनुसूचित जनजाति के साथ भी ये होता है। केवल ओबीसी है जिसको कितना आरक्षण मिलेगा इसकी उसकी पॉपुलेशन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब जब पॉपुलेशन के आंकड़े आ गए, मंडल कमीशन ने अनुमान लगाया था, उसके पास आंकड़े उस तरह के ठोस नहीं थे। अब जब ठोस आंकड़े आ गए हैं तो जाहिर है मांग होगी कि अब इसका 32 बढ़ा के, और जो केंद्र सरकार में तो केवल 27 है, 27 को बढ़ाया जाए। पहले आपत्ति ये होती थी कि 27 को बढ़ाते ही तो भैया 50% की लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो जाएगी। अब वो लक्ष्मण रेखा तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही हटा दी। जब अगड़ों के लिए हटाई जा सकती है तो भाई अब पिछड़ों के लिए क्यों नहीं हटाई जा सकती? अब उसमें क्या बात है? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रश्न पे सालों साल जिद की, लाल लाइन खींच के रखी कि इस 50% को क्रॉस नहीं करना, जैसे ही अगड़ों को आरक्षण देने का मामला आया सुप्रीम कोर्ट ने विचार भी नहीं किया, एकदम मुंह फेर लिया उस चीज़ की तरफ। तो भाई अब मुंह फेर लिया अगर उसके लिए तो भैया ये तो होगा, एक उसकी मांग आएगी। लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पे ये मांग भी आएगी कि पिछड़ों में भी जो अति पिछड़े हैं उसके लिए विशेष प्रोविजन किया जाए, क्योंकि अंतर दलित समाज के भीतर भी है। अनुसूचित जाति में अलग अलग में अंतर है, अनुसूचित जनजाति में बहुत अंतर है, लेकिन ओबीसी के भीतर जो अंतर है वो तो जमीन आसमान के अंतर है। एक तरफ वो जातियां हैं जिनके पास जमीन है, जिनके पास नेता हैं, मुख्यमंत्री भी हो जाता है कभी कभार, और दूसरी तरफ वो जातियां हैं जिनकी स्थिति आज भी दलित समाज से भी बदतर है। दलित समाज का जो ऊपरी हिस्सा है वो ओबीसी का जो निचला हिस्सा है उससे बेहतर है आज की स्थिति में। तो जो ओबीसी का सबसे निचला हिस्सा है, जो सर्विस करने वाला जो वो हैं, जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं, तमाम ऐसे समुदाय हैं छोटे छोटे, उनकी स्थिति, उनके बारे में अलग से आरक्षण करने की मांग आएगी। बिहार में ऑलरेडी है, कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के तहत उनको दिया गया है, और बिहार का जो अनुपात है इस सर्वेक्षण से मोटे तौर पे ठीक ही निकला है। दरअसल ईबीसी को थोड़ा अपने अनुपात से ज़्यादा ही मिल रहा है, लेकिन वो मिलना चाहिए, सबसे पिछड़ा उसको अनुपात से कुछ ज़्यादा ही देना चाहिए। लेकिन केंद्रीय स्तर पे ये नहीं है, उसकी मांग उठेगी और मैं समझता हूँ वो सही मांग है। ये भी हो सकता है कि बीजेपी इस सर्वे का मुकाबला करने के लिए जवाबी कार्रवाई के रूप में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट रिलीज़ कर दे। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट इसी पे थी कि क्या ओबीसी और एससी और एसटी के भीतर क्या दो अलग अलग कैटेगरी बनाई जानी चाहिए, और अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो मुझे लगता है कि उसका खुल के स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि इस सारा सवाल सामाजिक न्याय का है। सवाल कुछ चंद अगड़ी जातियों को सजा देने का नहीं है ना। नहीं तो ये हो जाता है कि भाई अगड़ी जातियों के बारे में तो ये कर दिया, लेकिन पिछड़ों में जो अगड़े हैं वो अपना कुछ नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आपको यदि सामाजिक न्याय की बात करनी है तो हर स्तर पे करनी होगी। इसका राजनीति में क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, एक दूसरा कि उसी में योगेंद्र जी पूछना, एक सोशल इंजीनियरिंग टर्म पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी लेकर आई, आरएसएस लेकर आई, कि कुछ जाति विशेष के नेता जाएं, उनको टिकट दिया या उनको नेता बनाया, और वो एक वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, उसमें कोई सामाजिक न्याय की अवधारणा नहीं है। तो क्या ये सोशल इंजीनियरिंग का गुब्बारा में सुई चुभोएगा ये जातिवार सर्वेक्षण? इन दोनों में फ़र्क क्या है, और
इसकी अब राजनीति में क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है इसका? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो बीजेपी का सोशल फार्मूला क्या है? बीजेपी का सोशल फार्मूला ये है कि समाज का जो, अगर भारतीय समाज एक पिरामिड की तरह है, तो पिरामिड का जो ऊपरी त्रिकोण है उसमें बीजेपी 100% कैप्चर करती है। ये बीजेपी का अपना वोट है, लेकिन उतने से तो काम बनेगा नहीं, आप जीत नहीं सकते। तो नीचे वाला जो बच जाता है उसकी एक दो फांक बीजेपी निकाल लेती है, खासतौर पे अति पिछड़ों में से उसकी कुछ फांक निकाली, बाकी में से थोड़े थोड़े आए। दलित में से उत्तर भारत में जाटव के अलावा जो दूसरे दलित आ गए उसकी एक फांक निकाल ली, और अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि मुसलमानों की भी थोड़ी सी फांक अगर निकल जाए तो बाकियों से फांक निकाली और यहाँ थोक में ले लिया। ये इससे बीजेपी की मेजॉरिटी बनती है। तो बीजेपी के लिए ये संभव नहीं है कि वो ओबीसी के विरुद्ध खड़ी हुई नजर आए, क्योंकि ओबीसी के एक हिस्से का वोट लिए बिना बीजेपी के लिए सत्ता में आना असंभव है। इस देश में किसी के लिए भी सत्ता में आना असंभव है, जो 45-50% है। तो बीजेपी की दुविधा यही है कि मन से, आत्मा से, विचार से वो आरक्षण विरोधी है, वो सामाजिक न्याय विरोधी है, लेकिन राजनीति की कंपल्शन है कि उसे दिखना है कि वो इसके पक्ष में है। अब इसीलिए वो पाखंड हो रहा है जो कि आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री परसों कहते हैं ये देश को तोड़ने की साजिश है, कुछ ऐसा उन्होंने कहा, देश की एकता को भंग करने की साजिश है। अब उसी दिन उनका बिहार यूनिट कहती है कि ये सर्वे तो हमने करवाया है, इसका श्रेय हमें मिलना चाहिए। मंडल कमीशन की मुझे याद आ रही थी जब मैं सुन रहा था जी। यही बातें मंडल कमीशन जब आया, वीपी सिंह लेकर आए, तो यही बातें होती कि देश को तोड़ने की बातें हैं। वीपी सिंह के पहले तो जातिवाद था ही नहीं इस देश में, और यही बातें अब मोदी साहब करते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया का हर वर्चस्ववादी समाज ये करता है। जब अमेरिका के अंदर गोरों के जो गोरे लोगों का जो वर्चस्व है उसको आप जब चुनौती देते हैं, अश्वेत लोगों के लिए कुछ न्यूनतम किया जाता है, तो गोरे लोग, नस्लवादी गोरे लोग पलट के दूसरों पे आरोप लगाते हैं, तुम नस्लवादी हो। देखो, हम तो नस्ल मानते ही नहीं। साउथ अफ्रीका में भी यही हुआ, 10-15% गोरे 90% प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए, और जब वहाँ के अश्वेत लोग, जब वहाँ आज़ादी आई, अश्वेत लोग आए और पूछा जाने लगा कि वहाँ की क्रिकेट की टीम के अंदर कोई भी अश्वेत क्यों नहीं है, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों में अश्वेत क्यों नहीं है, तो गोरे लोग कहते थे ये देखो नस्लवादी लोग हैं, इनको नस्ल नज़र आती है, हमें तो कुछ नज़र, ये सारे गोरे बैठे हैं, किसको क्या नस्ल नज़र आएगी। हिंदुस्तान के जो मनुवादी अगड़ी जातियों का जो एक वर्चस्व है उसमें हर व्यक्ति को दोष देना गलत है। आप खुद उसी वर्ग से हैं, जन्म के संयोग से अलग होकर यदि हम देखें तो ये जो वर्ग है बतौर वर्ग, इसकी कुल मिला के वैसी ही मानसिकता बनती जा रही है जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के गोरे समाज की थी कि हम जहाँ हैं हमें तो जाति दिखाई नहीं देती। आप आके यदि कहें कि अरे आप एक ही जाति के लोग इतने सारे क्यों बैठे हो, तो आप दोषी हैं, आप जातिवादी हैं। इस तरह की मानसिकता बीजेपी आरएसएस वाले लोगों की रही है, और जाहिर है उसी तरह की मानसिकता से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। लेकिन अब इस पे सवाल उठ रहे हैं और उठेंगे, और ये बीजेपी के लिए एक राजनीतिक दुविधा का कारण बनेगा। ना निगलते बने ना उगलते बने, ये स्थिति उनकी है इसमें। ये बताइए कि जैसे अब विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, एक चीज़ में मैं जोड़ दूँ, ये प्रधानमंत्री के बयान को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए हम याद रखें कि 2010 में इस देश की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें उछल उछल के बीजेपी ने हिस्सा लिया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। 2018 में राजनाथ सिंह जबकि देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने लोकसभा के पटल पर आश्वासन दिया था कि हम ओबीसी जनगणना करवाएंगे। ये जो संसदीय समिति है जिसमें बीजेपी की मेजॉरिटी है, उसने कहा है कि ये गिनती करवाइए, और उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं देश तोड़ने का षड्यंत्र है। आप देखिए कि पहली बार, मेरी याद में तो पहली बार आज़ादी के बाद से सेंसस नहीं हुआ। सेंसस में ब्रेक 71 की लड़ाई में भी नहीं आया था। बिल्कुल बिल्कुल। आपदाएं आई तो भी नहीं आया था। ये सेंसस में ब्रेक का कितना दूरगामी परिणाम होंगे। आपकी विकास की योजनाएं गलत आंकड़ों के हिसाब से चलेंगी। तमाम सारे आपका जो डिलिमिटेशन आगे होना है,
लोकसभा की विधानसभा की सीटों का उसका काम प्रभावित होगा। और देश के 15 करोड़ गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है केवल इस एक कारण से। जी। अनाज क्योंकि उसमें लिखा हुआ है सेंसस के अनुसार जो 3/4 गांव वाले और आधे शहर वालों को मिलेगा, वो आबादी 2011 की फिक्स है, इसलिए 80 करोड़ को दिया जा रहा है। अगर सेंसस हो जाए तो 94 करोड़ को मिल जाएगा। अच्छा, साफ साफ राजनीति की बातें करते हैं कि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर लिया अल्पसंख्यक की जगह जाति जनगणना पे, यानी साफ कर दिया कि वो अब हिंदू मुसलमान बहुत सीधे तरीके से करने जा रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति होगी, मीडिया है और इंस्टीट्यूशंस पैरालाइज्ड हैं या कोमा में हैं या कब्जे में हैं या डरे हुए हैं। इस तरीके से राजनीति होगी। अब पिछले जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पिछले 48 घंटे में जो हुआ है, पत्रकारों के छापे, महुआ मोइत्रा को घसीटा गया, संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और तमिलनाडु में छापे डल रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी साहब ने बता दिया है कि 2024 का इलेक्शन वो शुरू कर चुके हैं और ऐसे लड़ेंगे। इस माहौल में मीडिया साथ में है, क्या ये जातिवार सर्वेक्षण और जातिवार जनगणना की मांग एक ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा इंडिया गठबंधन के लिए होगा और इसमें एक पॉलिटिकल डिविडेंड कितना आप देखते हैं? अगर इसको ठीक से अपोजिशन इस बात पे कायम रहे, बिहार में हुआ है, उड़ीसा सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो अपने आंकड़े जारी करने वाले हैं, कर्नाटका सरकार की जेब में पड़े हैं, ड्रॉर में वो आंकड़े पड़े हैं, उनको केवल टेबल पे रखने हैं, उन्हें कोई वो नहीं। अगर 3-4 राज्यों में हो गया, झारखंड में डिमांड आ गई, झारखंड में डिमांड है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अपने सहयोगी ये मांग कर रहे हैं इस वक्त, और बीजेपी पार्टी के भीतर से बाकी राज्यों के अंदर से डिमांड आ रही होगी, तो वो होते ही अगर प्रधानमंत्री और बीजेपी अड़ी रहती है कि हम नहीं, एक तरफ मान लीजिए डिमांड आनी शुरू होती है, और ये जब आएगी, क्योंकि समाज के इतने बड़े तबके का प्रश्न है, इसलिए जब ये बात आती है तो एकदम आंधी की तरह आती है, फिर उसके बाद कोई उसके सामने टिकता नहीं है। तो अगर ये आंधी सी चल गई और अगर बीजेपी इस पे अड़ी रही, जैसा प्रधानमंत्री का रुख है अड़ियल, तो ये बीजेपी के बहुत उल्टा पासा पड़ सकता है। एक बात प्रधानमंत्री की बात पे स्पष्ट की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी संख्या उतना हिस्सा, तो क्या हिंदू समाज सारा कुछ ले ले? पहली बात, जितनी जनसंख्या उतना हिस्सा। हिंदू समाज इस देश में 80-81% है। क्योंकि उन्होंने मुसलमान का नाम लिया, मुसलमान देश में 14% था, अब शायद 14.5-15 के करीब हो गया होगा। बिहार में 17.5%, 17.7% है। तो कोई मुसलमान कह सकता था कि हुजूर ऐसा करें कि 14% दे दीजिए, इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स में 14% दे दीजिए, पुलिस में, एमएलए एमपी में 14% दे दीजिए। हकीकत क्या है, इस देश की एक भी चीज़ नहीं है एमएलए एमपी जज प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर कमीशन की जिसमें मुसलमानों को आबादी का आधा भी मिला हो, आधा भी कोई नहीं है। और उसके बाद प्रधानमंत्री की ये हिम्मत है इस तरह की बातें कहने की, तो भाई आप वो हिस्सा दे दिए। मतलब वो कहते हैं अगर हम 80% हैं तो क्या इसका मतलब हम 100% ले लें? मतलब क्या बेहूदगी है तर्क की। कोई कहता है जितना आबादी उतना हक, मान लीजिए एक क्षण के लिए सिद्धांत है, तो क्या उससे ये साबित हो जाता है कि जिसका 51% है वो 100% पे कब्जा कर लेगा? मतलब ये तो कुतर्क की सीमा नहीं है इसमें। और वो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, मनमोहन सिंह ने जो कहा था वो ये, और वो बाकायदा आया है, मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के जितने भी हाशियाग्रस्त समुदाय हैं, और उन्होंने नाम लिया था अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, मुसलमान, माइनॉरिटीज, उन सब का देश के संसाधनों पर पहला हक होना। जो गांधी जी ने कहा था कि जो अंतिम व्यक्ति है उसकी आंखों से आंसू पहुंचना इस देश का पहला दायित्व होना चाहिए, जिसको पलट के देखिए किस मानसिकता के साथ। योगेंद्र जी, जब संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हैं, वी द पीपल, और उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की बात आती है, और फिर बिहार का ये सर्वे आता है, और ये इसका जब सेकंड फेज आएगा तो वो चौंकाने वाला होगा, शर्मसार करने वाला होगा। संविधान इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ,
इतने 70 साल 75 साल में भारत का संविधान का प्रियम्बल भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब ये जो राजनीति है, ये जो समझ में आता है कि हिंदुत्व तो केवल उनका एक ड्राइंग रूम में रखने वाला गमला है। असल में बीजेपी तो सोशल इंजीनियरिंग से जीतती है। तो क्या ये जो विकास की अवधारणा है, राजनीति में रिप्रेजेंटेशन है, और केवल राजनीति में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में, यूनिवर्सिटीज़ में, सरकारी नौकरियों में, ये सवाल इतना बड़ा होगा कि विधानसभा इलेक्शन में और लोकसभा इलेक्शन में एक नया ड्राइंग बोर्ड बने। जैसे ही इस तरह का सच देश की जनता के सामने आता है, सच की एक ताकत होती है। जितना मर्जी आप इस पे झूठ का कूड़ा डालते जाइए, सच की एक अपनी ताकत होती है, ज्योतिपुंज है। जैसे मंडल की राजनीति से पहले मैंने बताया, बिहार के अंदर इन 4 जातियों को 40-45% MLA होते थे, अब उनके 25-26% बचे हैं, है ना। ये अपने आप में कोई खुशी की बात नहीं किसी का कम होना, मगर जो बिल्कुल नज़र से दूर थे, लोकतंत्र में थे, वोट डालते थे लेकिन कहीं नहीं थे, आज उनका प्रवेश होना शुरू हुआ है। और ये जब इस तरह के आंकड़े आएंगे तो कल को पलट के पिछड़े पूछेंगे, और पिछड़ों में अति पिछड़े पूछेंगे, मुसलमान में पसमानदा पूछेंगे, मेरा हिस्सा कहाँ है। और लोकतंत्र में सामाजिक न्याय दान दक्षिणा से नहीं होता कि अचानक अशरफ को लगे हाँ तुम्हें भी कुछ दे दिया जाए। ये तब होता है जब पसमानदा खड़ा होता है, पिछड़ा दलित आदिवासी खड़ा होता है, कहता है लोकतंत्र है, बराबर हिस्सा है, मैं अपना हक लूँगा। उस प्रक्रिया की शुरुआत होती है, और वो प्रक्रिया बहुत खूबसूरत प्रक्रिया है। किसी भी सामाजिक न्याय के लिए दिक्कत ये होती है कि जब दुनिया में किसी की भी कुर्सी हिलती है, आपकी कुर्सी में हिला हूँ, आप तो शरीफ आदमी हैं, लेकिन आमतौर पे जिसकी कुर्सी हिलाई जाती है वो ये नहीं कहता मेरी कुर्सी हिल रही है, वो कहता है समाज हिल रहा है, नैतिकता हिल रही है, दुनिया हिल रही है, इतिहास हिल रहा है। ये सब हम देख रहे हैं। सच ही है कि कुर्सी हिल रही है। 5000 साल से कोई कुर्सी पे बैठा हो और उसको आप कहें कि साहब 5000 साल हो गए, आप भी थक गए होंगे, मैं भी खड़े खड़े थक गया हूँ, थोड़ा उठ जाइए ना, वो तो उठेगा नहीं ना। अब वो प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है। उसके कुछ ही महीने बाद 93 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, और काशीराम और मुलायम सिंह का अलायंस होता है। एक नारा निकलता है वहाँ से, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए। बीजेपी हवा में उड़ गई, बाबरी मस्जिद गिरा के भी हवा में उड़ गई। क्या आपको लग रहा है कि जातिवाद सर्वेक्षण की मांग, और ये जातिवाद सर्वेक्षण जो बिहार का आया और जातिवाद जनगणना की मांग उस को रिवाइव करेगी? क्योंकि पिछले 10-12 साल में क्या हुआ है कि सामाजिक न्याय का पूरा विमर्श पर्दे के पीछे चला गया है, और कुछ और नफरत या दूसरी चीज़ें जो हैं वो आगे आ गई हैं। दोनों चीज़ें हुई हैं भाई साहब। एक तरफ तो वो चीज़ें आगे आई हैं, और दूसरा ईमानदारी से ये भी कहना चाहिए कि ये जो सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं, अपने आप को सामाजिक न्याय के जो पैरोकार हैं, ये सब बहुत संकुचित सोच रखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का एक वो खूबसूरत क्षण था जहां ओबीसी और दलित साथ खड़े हुए, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोनों राजनीति अलग अलग हुई, और मैं समझता हूँ उसके लिए उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी राजनीति है उसको उसका दोष लेना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ओबीसी और दलित एक साथ आएँ और वो केवल ओबीसी के नेतृत्व के अंदर दलित खड़े हो जाए, है ना। क्यों नहीं इस देश का ओबीसी नेतृत्व इसके लिए तैयार होता कि वो दलित नेतृत्व के साथ काम कर सकता, उसके नीचे काम करे, उस झंडे के नीचे खड़ा होकर काम कर सके? ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में आज ऐसा क्यों है कि दलित समाज का सपोर्ट समाजवादी पार्टी को लगभग ना के बराबर मिलता है ना। इन सवाल, जबकि आरजेडी को मिलता है बिहार में ना। इन सवालों पे आत्ममंथन की भी ज़रूरत है, जहां एक तरफ सत्ता में बैठे जातीय सत्ता से सवाल पूछने चाहिए, वहाँ अपने गिरेबान में झांक के भी देखना चाहिए कि क्या हमने जो सामाजिक न्याय की शक्तियाँ हैं, उन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा, उसकी ज़रूरत, उसके पैमानों के साथ न्याय किया है। एक और जो
घटनाक्रम देख रहे हैं हम कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार, एक राष्ट्रीय दल ने जाति जनगणना की मांग को सामने रखा है। अभी तक ये मांग क्षेत्रीय दलों से आ रही थी, आरजेडी से आ रही थी, कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रही थी। पहली बार एक नेशनल पार्टी ने, जो मेन मुख्य अपोजिशन पार्टी है, जो सत्ता में रही है अधिकांश समय, उसने जातिवाद जनगणना के मुद्दे को आगे रखा है। ये मैं कहूँगा कि कांग्रेस के अंदर पिरामिड को उल्टा कर देने जैसा एक मामला है। बहुत ही ट्रांजिशनल है, ट्रांसफॉर्मेशनल है ये। तो एक तो इसका राष्ट्रीय राजनीति में असर क्या होने जा रहा है, और ये बीजेपी को, जाहिर सी बात है कि बीजेपी को प्रभावित करेगा। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आप देखिए ना कि राहुल गांधी कुलियों से मिलने जाते हैं और कुलियों का भाड़ा बढ़ जाता है, या राहुल गांधी ट्रक में चलते हैं और ट्रक वालों का केबिन एसी होगा, इसका प्रावधान हो जाता है। तो ये तो इतनी बड़ी चीज़ है, ये बीजेपी को प्रभावित करेगी, और बीजेपी अगर इसमें प्रभावित होगी तो फिर 2024 के इलेक्शन में इसका असर होगा, लड़ाई बराबरी की होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो कांग्रेस द्वारा जाति जनगणना का सवाल उठाना अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। याद रखें कि 1960 के दशक में जब ये पिछड़ों का एक राजनीतिक उभार पहली बार हुआ समाजवादी पार्टी के तहत उत्तर भारत में, कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी थी। कांग्रेस को हराने की नीयत से ही ये हुआ था। जब 90 में पहली बार मंडल पहला आया तो वो भी कांग्रेस को बाईपास करके गया। कांग्रेस उस बस के नीचे खड़ी रह गई, बस आगे चली गई। 2005-06 में अर्जुन सिंह थे, मगर वो बस में सवारी कर रहे थे, बस चला नहीं रहे थे। पहली बार कांग्रेस मंडल की बस के ड्राइवर की सीट में बैठी है। ये राहुल गांधी द्वारा कहना, कांग्रेस का रायपुर का रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन के बाद उसको बार बार दोहराना, स्पष्ट भूमिका लेना, ओबीसी महिला रिजर्वेशन के अंदर भी कम से कम फ्लोर पे कहना कि इसमें ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। और अभी मैं राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में शाजापुर की रैली का स्पीच सुन रहा था। बहुत इलाबोरेट ढंग से उन्होंने पूरा रोड मैप कांग्रेस की पॉलिटिक्स का बता दिया कि हम अब सामाजिक न्याय की राजनीति में हैं और पूरे शिद्दत से हैं। तो कांग्रेस की तरफ से दो एहसास हुए हैं। पहला एहसास ये कि वो जो पुरानी दलित राजनीति कांग्रेस के भीतर होती थी, जिसके एक प्रतीक बाबू जगजीवन राम थे, वो नहीं चल सकती। और दूसरा कि ओबीसी को नज़रअंदाज करके बाकियों का कोएलिशन बना के जो राजनीति चलती थी, वो भी अब नहीं चल सकती। अब कांग्रेस अपने लिए एक नया सामाजिक आधार ढूंढ रही है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, ये जो पिरामिड है, पिरामिड का ऊपरी त्रिकोण तो बीजेपी की जेब में है। अगले 15-20 साल तो हिलने वाला नहीं है। बिल्कुल 100 का 80 हो सकता है, ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। ये जो पिरामिड का निचला हिस्सा है, जो पिरामिड का 3/4 है, दरअसल कांग्रेस को ले दे के वहीं पे वोट है। और दिक्कत कांग्रेस की ये है कि कांग्रेस का वोट जहाँ है और कांग्रेस की नीतियाँ और नेता जहाँ थे, वो दो अलग अलग जगह थे। अब कांग्रेस पहली बार दोनों को एक साथ ला रही है, और ये कांग्रेस के लिए जो भी फ़ायदा नुकसान हो, देश की राजनीति के लिए बहुत शुभ लक्षण है। क्योंकि अंततः लोकतंत्र अगर बॉटम ऑफ द पिरामिड का जो आधार है, उस आधार के साथ लोकतंत्र अलाइन होगा, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ घड़ी है। ये जो आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल को रियलाइज़ करने का तरीका ये नहीं हो सकता कि चंद नेता बहुत सदाशय हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल उस दिन सच होगी जब इस पिरामिड का आधार जो है वो लोकतंत्र का भी आधार हो जाए, और वो इस देश की नीतियां बनाने लगे, नेताओं को तय करने लगे। उस दिशा में कदम है कांग्रेस का आना। इससे बीजेपी पर संकट जरूर आएगा, और आना चाहिए। जो बीजेपी को इस सवाल को फेस करना पड़ेगा, सब लोगों के मन में जो सवाल हमेशा रहा है कि ले दे के ये चतुर्वर्णीय व्यवस्था को पिछले दरवाजे से लाने का षड्यंत्र है, और इसलिए अडानी का खेल है, इसलिए हिंदू मुसलमान है, ताकि ये जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था पिछले दरवाजे से आ रही है उसकी तरफ किसी का ध्यान न जाए। अब बीजेपी को ये सवाल कन्फ्रंट करना पड़ेगा। अगर बीजेपी इसको कन्फ्रंट करके खुद बदलती है कांग्रेस की तरह, स्वागत होना चाहिए, और अगर नहीं बदलती है, इतिहास उसको साइड में कर देगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बीजेपी का जो सपोर्ट सिस्टम है
जो बीजेपी का ऑक्सीजन है, जो बीजेपी को प्रोटीन मिलता है, जो उनका खून है, जी वो आ रहा है हिंदू अपर कास्ट से। जी चाहे वो मीडिया हो, संस्थान हो, ब्यूरोक्रेसी हो, समाज में वर्चस्व वाले लोग हों, वही उसके एडवोकेट्स हैं, वही उसके लाउड स्पीकर्स हैं। और अगर बीजेपी हटती हुई दिखने का इम्प्रेशन भी देगी तो ये तबका तो उसके लिए फिर वो कांग्रेस वापस एक पार्टी बन जाएगी जो पहले थी। तो ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में अपने आप को जो वाइट सुप्रीमेसी की ताकत है उससे अलग करने की कोशिश करे तो क्या होगा, कुछ वैसा ही मामला है। तो इसलिए मैं इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो कांग्रेस द्वारा जाति जनगणना की मांग उठाना, ये केवल एक पार्टी द्वारा एक टेक्निकल मांग नहीं है, ये देश की राजनीति के सामाजिक चरित्र में बदलाव का संकेत है और ये बहुत शुभ संकेत है। और इससे जो इंडिया गठबंधन है वो गठबंधन केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं, वो एक तरह से सामाजिक गठबंधन भी बनता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां वो पार्टियां हैं जो इस जनाधार पे आती हैं। और वो एक बहुत सुंदर दिन होगा जब न सिर्फ इस पे फोकस हो बल्कि इसके भीतर ओबीसी की पॉलिटिक्स और दलित की पॉलिटिक्स खास तौर पे एक दूसरे से जुड़ सके, दलित और आदिवासी की पॉलिटिक्स एक दूसरे से जुड़ सके और ये सारी पॉलिटिक्स माइनॉरिटीज़ की पॉलिटिक्स से जुड़े और ये सब पॉलिटिक्स इस देश के गरीब की पॉलिटिक्स के साथ जुड़े। वो इंद्रधनुषीय एक उसका सामाजिक इंद्रधनुष बनाना देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जिम्मेवारी है और वही इंद्रधनुष और उससे होने वाली बारिश इस देश की ये जो आग लगाई गई है हिंदू मुसलमान की, उसको ठंडा कर सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि ये राजनीति को नई दिशा देगा। योगेंद्र जी बहुत शुक्रिया बात करने का। और दोस्तों, जाति जनगणना हो या जातिवार सर्वे हो या जाति जनगणना की मांग हो, दरअसल भारत में 21st सेंचुरी की डेमोक्रेसी जो उसकी जो लोकतंत्र है वो अभी तक वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। उसकी परिणति आप रोज़ अखबार की सुर्खियों में देखते हैं कि पुलिस जा रही पत्रकारों को उठा के ले जा रही है, पुलिस जा रही है तो किसी को सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लिख रहा है उसको उठा के ले जा रही है, आतंकवाद वाली धाराओं में बंद कर रही है। तो ये 21st सेंचुरी की जो डेमोक्रेसी है ये इसका आधार ही सामाजिक न्याय है। और सामाजिक न्याय एक अगर इलाज है बीमारी का तो उसका एक्सरे और एमआरआई जैसा योगेंद्र जी ने कहा वो आ रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ कि देश की राजनीति की दिशा बदलेगी, देश प्रगति के आधार के रास्ते पर चलेगा और लोकतंत्र मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।